नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को एक साथ लिया है। इसे आप सेकेंड पेपर के आईआर वाले सेक्शन में, इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में रख सकते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी खास बात यह है कि इन्हें किसी भी टॉपिक में जहाँ भी स्कोप मिले आप लिख सकते हैं। कम से कम इतना तो लिख ही सकते हैं एक लाइन में कि यहाँ पंचशील सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, भारत को नेबरहुड फर्स्ट पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में पंचशील सिद्धांतों की ज़रूरत क्यों है, या भारत को अभी नेबरहुड फर्स्ट पे विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए अगर दुनिया में बड़ी शक्ति बनना है तो उधर से भी अगर प्रश्न पूछा जाए थोड़ा सा स्पेसिफिक करके, तब भी आप उत्तर दे सकें। ये बड़े काम के हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे भी काम करेंगे और इम्पॉर्टेंट तो है ही। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं याद दिला दूं कि अभी देखिए, चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। पिछले 1-2 सालों में जो घटनाएं घटी हैं आपको पता है, और चाइना के साथ संबंधों को लेकर ही पंचशील सिद्धांत आए थे। तो हो सकता है कि इस पे यूपीएससी पूछ ले। ऊपर से आप देखिए, पिछले कुछ सालों में हमारे जो रिश्ते हैं पड़ोसियों के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका, मालदीव के साथ, इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। हो सकता है उन बातों को ध्यान में रखकर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। गुजराल सिद्धांत क्या है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा एनालिटिकल पूछ लिया जाए। नेबरहुड फर्स्ट की ज़रूरत क्यों है, इस पर प्रश्न आ जाए। तो इनके बारे में ना हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ताकि किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए हम उनका अच्छे से उत्तर दे सकें मुस्कुराते हुए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पंचशील सिद्धांतों की। क्या है ये? ऐसा है, 1954 में जब नेहरू जी की सरकार थी, तब क्या था, अभी शुरुआत हो रही थी हमारे और चाइना के रिश्तों में, थोड़ी सी बहुत सारे मुद्दों पे बहस होनी शुरू हो रही थी। उसके पहले तो ठीक था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से सीमा और बाकी चीज़ों को लेकर फिर धीरे धीरे मुद्दे बनने लगे। तो उस समय तिब्बत जो क्षेत्र था, उस पर चाइना की नज़र थी, और अभी भी वो स्वायत्त क्षेत्र था एक तरह से। पूरी तरह से चाइना उस पर अभी काबिज नहीं हुआ था। तो भारत ने तिब्बत के साथ संबंध बनाने के लिए इसे प्रतिपादित किया था कि हमारे संबंध कैसे होने चाहिए तिब्बत के साथ। ठीक है, बाद में तो चाइना का ही हिस्सा बन गया ना, तो आप कह सकते हैं कि चाइना के साथ हमारे संबंध। बाद में क्या हुआ है कि हमने वैश्विक स्तर पर जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, वहाँ भी इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। स्पेशली हमारी भारत सरकार पंचशील सिद्धांतों को बार बार दोहराती रहती है जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है। ये हो गया बैकग्राउंड। इसमें से एक ही लाइन बना के आप लिखिएगा। ये पूरी ये 3-4 लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन इसमें से लिखने की ज़्यादा कुछ है नहीं। बस एक लाइन में लिख सकते हैं कि इस संदर्भ में ये सिद्धांत आया था। मुख्य बात ये है कि इसमें कहा क्या गया है, यही बढ़िया है। इसी को समझना है, इसी को याद करना है, रट लेना है। ठीक, पहली बात ये कही गई पंचशील सिद्धांतों में कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करेंगे हम। अगर हम चीन के साथ संबंध बना रहे हैं, अपने विदेशी संबंध, तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे, यानी भारत इस बात का ख्याल रखेगा कि हम कोई ऐसी हरकत ना करें कि चीन की अखंडता प्रभावित हो, और चाइना भी ऐसी हरकत ना करे कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित हो। साथ ही साथ हम संप्रभुता का भी सम्मान रखें कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप एक स्वतंत्र देश हैं, आप अपने हिसाब से फैसले लीजिए, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये करेंगे। ये नहीं कि हम दबाव बनाने लगे आप पे कि नहीं, आप मेरे अनुसार अपने विदेशी संबंध बनाइए, ऐसी नीतियाँ बनाइए। ये नहीं करेंगे। एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। रक्षा क्या करेंगे, सम्मान ही करेंगे। ठीक है, आगे दूसरी बात, पारस्परिक आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये चीज़ कही गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहाने कुछ देश हैं ढूंढते रहते हैं झगड़ा करने के। आगे तीसरी बात कही गई है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं स्पेशली चाइना के देखिए, या फिर और भी देश हैं, अमेरिका तो इस मामले में काफ़ी आगे है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। अगर दुनिया में ये व्यवस्था लागू की जाए कि कोई देश किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे गैर जरूरी ढंग से, अगर अब मान लीजिए कोई हिटलर टाइप का कोई व्यक्ति आ गया, या इसी तरह का, या आतंकवाद फैल गया, तब तो चाहिए कि जो वैश्विक कम्युनिटी है वो हस्तक्षेप करे। लेकिन अनावश्यक तौर पर अपने हित साधने के लिए किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। ये बात तीसरे नंबर पे कही गई। चौथी बात यह है कि हम समान हैं, कोई किसी से बहुत बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, हम समानता के साथ रहेंगे और ऐसे काम करेंगे कि आपसी लाभ हो, दोनों को लाभ हो। एक साथ 2 देश आ रहे हैं, 3-4 जितने भी देश आ रहे हैं, उनके सबके लाभ की बातें हों, ये इसमें कहा गया।
और पांचवी बात क्या है, पांचवी बात कहती है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, हम धक्का मुक्की ज़्यादा नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे, मस्त रहेंगे, शांति से रहेंगे, ज़्यादा नौटंकी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये स्पेशली चाइना के संदर्भ में ये बात बहुत प्रासंगिक है कि चैन से रहो और रहने दो। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाने की बात इसमें कही गई थी। ये पंचशील सिद्धांत हैं, इन्हें आप याद कर लें, जहाँ भी मौका मिले विदेशी संबंध वाले चैप्टर में, क्वेश्चन में, वहाँ आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, एक दो लाइनें इसमें से याद आ जाए वो भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुजराल सिद्धांत की। गुजराल सिद्धांत के बारे में देखिए, सीधी सी बात है, अभी मैं पढ़ दूँ तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, 1996 में उस समय विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। इनकी विदेश नीति संबंधी इनके कुछ विचार थे और उन्हीं विचारों को लेकर के एक सिद्धांत बना दिया गया और इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, गुजराल सिद्धांत। इसमें बेसिकली सीधा सीधा ये कहा गया था, इनका मानना था कि भारत को ना अपने पड़ोसी देशों की सहायता करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। अब ये नहीं कि हमने आपकी सहायता की, बदले में आप मेरी सहायता करो, नहीं करोगे तो फिर हम नाराज़ हो जाएंगे, ऐसे नहीं। वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं। भारत इस क्षेत्र में देखिए सबसे बड़ा देश है, इकॉनमी भी बड़ी है और जनसंख्या भी ज़्यादा है, शक्ति भी ज़्यादा है, तो हमें उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए। ये गुजराल साहब ने कहा था, बड़ी अच्छी नीति है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी बननी, समझ रहे हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है सीधे सीधे, समझते हैं, चलिए इसको देखते हैं कि क्या है नेबरहुड फर्स्ट। सिंपल है कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे, सिंपल। विदेशी मामलों में जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोस है, उस पर हम ध्यान देंगे, सहायता उनकी करेंगे। देखिए क्या है, पहली बात तो यही है कि इसमें गुजराल सिद्धांत की प्राथमिकता को स्वीकार किया गया। हाँ भाई, गुजराल साहब ने जो सोचा है, कहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हुए उनके आर्थिक विकास और समृद्धि में भागीदार बनने की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ इस तरह के काम करें कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनका आर्थिक विकास हो, उनकी समृद्धि हो, उनमें हम भागीदार बने। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे पड़ोसी अगर कमज़ोर रहेंगे, वहाँ पे शांति नहीं रहेगी, वहाँ पे गरीबी भुखमरी रहेगी, वहाँ पे दिक्कतें होंगी, तो उसका असर हम पे भी पड़ेगा। मान लीजिए पड़ोस में आतंकवाद फैल गया, तो हम बहुत लंबे समय तक बच के नहीं रह सकते। पड़ोस में मान लेते हैं महामारी फैल गई, तब भी हम नहीं बच के रह सकते। वहाँ पे दंगे हो गए, लोग भाग के हमारे यहाँ आएंगे, फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर। तो आसपास का माहौल जब अच्छा रहता है तो हम भी सुकून से रहते हैं। सिंपल, आप खुद का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बगल वाले कमरे में खूब मारपीट हो रहा है, खूब हल्ला हो रहा है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, चैन से नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे ही है, पड़ोसियों की जो हम मदद करेंगे वो भी समृद्ध, हम भी समृद्ध, मस्त बढ़िया माहौल है। आगे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पड़ोसी देशों के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करना। भारत को चाहिए कि हम पड़ोसी देशों के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप ना करें। नेपाल की क्या शिकायत रही है कि जब नया संविधान बना तो भारत ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, इसीलिए नेपाल के कुछ लोग नाराज़ हो गए, आंदोलन भी चले, नारेबाजी भी हुई भारत के खिलाफ। ये चीज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तो हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये नेबरहुड फर्स्ट की बात है। हम क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाएंगे, वहाँ के लोगों को स्किल देंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज स्थापित होंगी, एजुकेशन बेहतर हो, ये सारी चीज़ हम करेंगे। और वहाँ हम खुद निवेश करें, हम इन्वेस्टमेंट करें अपने पड़ोसी देशों में, हमें भी फ़ायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा, उनका भी फ़ायदा होगा, रिलेशन भी अच्छे होंगे। ये नेबरहुड फर्स्ट की मुख्य मुख्य बातें हैं। इनको आप विस्तार करके लिख सकते हैं, अगर 150 शब्दों में पूछा गया, 250 में, तो आराम से आप लिख सकते हैं। उसमें बहुत सारे डायमेंशन आते हैं, उसमें पॉलिटिकल है, सोशल है, इन्वायरमेंटल है, इकोनॉमिक है, ढेर सारे डायमेंशन, अलग अलग जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल नेबरहुड फर्स्ट में ये बातें हैं। अब देखिए, इसी में कुछ और आगे बढ़ें, हम कहते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों है। बाकी एक तो हमने बात किया कि वो करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, और भी चीज़ें हैं। अभी इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो सशंकित हैं, उन्हें कभी कभी डर लगता है कि यार भारत हम पे फिर हावी ना हो जाए। चाइना के देखिए, चाइना अपने पड़ोसियों को परेशान करता रहता है। तो आसपास के पड़ोसी देशों को, स्पेशली इस समय तो नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत कहीं हमें नुकसान न पहुंचाए, या कभी कभी वो था ना, उन्होंने कह दिया था कि इन्होंने बॉर्डर पे ही लॉक कर दिया था, सामान आ ही नहीं रहा था, तो इसका डर रहता है। तो ये जो शंका है, ये जो डर है, इसे ख़त्म करने के लिए हमें नेबरहुड फर्स्ट पर ध्यान देना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर अगर नेपाल हमसे बहुत ज़्यादा, उसके साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो गए, तो बगल में चाइना है
और नेपाल के साथ हमारे बॉर्डर खुले हुए हैं, लोग आते जाते रहते हैं ऐसे ही फ्री। अगर चाइना ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया नेपाल में और बॉर्डर ऐसे खुला हुआ है तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, इधर मालदीव है, मालदीव समुद्री क्षेत्र में है, उधर अगर मान लेते हैं कि जैसे कि हमन टोटा पे आ गया चाइना, और उधर हमन टोटा श्रीलंका का बंदरगाह है, और मालदीव में भी मान लेते हैं बंदरगाह बना लिया, तो समुद्री सुरक्षा प्रभावित होगी। तो इनके साथ इनकी शंकाओं को मिटाना, इनके डर को ख़त्म करना जरूरी है, ताकि हमारी सिक्योरिटी भी ठीक ठाक रहे, हमें भी डर ना लगे। आगे भारत के संदर्भ में क्या है कि ये बिग ब्रदर सिंड्रोम से प्रभावित है। इन्हें लगता है कि जो भारत है ना, हमें दबा के रखना चाहता है, बिग ब्रदर बन के रहना चाहता है इस क्षेत्र में। लेकिन ऐसा है नहीं, कभी कभी कुछ लक्षण दिख जाते हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। भारत की जो सोच है विदेश नीति की, वो सहयोग के साथ पड़ोसियों को साथ लेकर चलने की नीति है। पाकिस्तान को अपवाद रखिए, पाकिस्तान के साथ थोड़े अलग मामले हैं, ठीक है। तो ये जो बिग ब्रदर सिंड्रोम है, इन्हें लगता है कि ये दादागिरी चलाने लगेगा भारत, इसे भी ख़त्म करना पड़ेगा। इससे प्रभावित है हमारे पड़ोसी। अगर ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी तो फिर दिक्कत है, और उसके लिए ख़त्म करने के लिए हमें जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसे अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा की समस्याएं हैं, सुरक्षा म्यूचुअल है, हमारे लिए भी उनके लिए भी। उनकी सुरक्षा का संबंध हमारी सुरक्षा से है और हमारी उनके साथ। तो इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इस वजह से भी इसकी ज़रूरत है। इसमें कुछ और बातें हैं क्या? हाँ देखिए, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना बड़ा ज़रूरी है। एक देखिए, ये जो रीजन है ना, ये मान लेते हैं, मैं इसे बना देता हूँ, ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इधर पाकिस्तान का ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करके ये मशरूम बन गया खैर यहाँ श्रीलंका है, इधर मालदीव। अभी देखिए, इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर लगभग एक जैसे है, एक जैसे कल्चर के लोग हैं। वो तो बाद में सीमाएं बन गई, देश बन गए। अब भारत का ही देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश तो साथ ही में थे ना। तो कल्चर एक जैसा है, हमारी सामाजिक संरचना एक जैसी है, संस्कृति एक साथ विकसित हुई है। तो अभी देश बन गए हैं अलग अलग, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये है कि इस संस्कृति को और बेहतर करने के लिए, हमारी इकोनॉमी लगभग मिलती जुलती, इसे और बेहतर करने के लिए हमें नेबरहुड फर्स्ट का सहारा लेना चाहिए, ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके। और जो चीन से खतरा है वो तो है ही, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। तो उसे काउंटर करने के लिए भी हमें अपने पड़ोसियों को अपने पक्ष में करना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चीन बड़ी तेज़ी से हमारे पड़ोस में अपना पैर जमा रहा है। आप पढ़ें देखिए, यहाँ पे अभी मैंने हम्बन टोटा की बात की, वहाँ बंदरगाह बना लिया, मतलब लीज पे ले लिया, ख़रीद लिया। यहाँ पे बांग्लादेश में एक बंदरगाह विकसित कर रहा है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेपाल में भी एक कॉरिडोर बन रहा है। तो धीरे धीरे चीन जो है, धीरे धीरे क्या, बड़ी जल्दी से हमारे पड़ोसियों के अंदर, मतलब उनके देश में, मतलब कहने का अपना एक एक पकड़ बना रहा है। और वो क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि भारत को ये एहसास दिलाया जा सके कि भाई बच के रहना। वो डरा के रखना चाहता है हमें, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे ना, 1962 में झगड़ा क्या हुआ, युद्ध क्या हुआ, उसमें एक कारण ये था कि उस समय भारत की इमेज दुनिया में काफ़ी अच्छी बन गई थी। हमने पढ़ा था ना वो गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो उस समय बड़ी अच्छी इमेज थी, और चाइना को ये पसंद नहीं था। एक कारण ये भी था, और भी कारण थे, दलाई लामा का मुद्दा, तिब्बत का मुद्दा, सीमा विवाद, सब था। एक कारण ये भी था, चाइना को भारत की प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगती, और यही वजह है कि चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट जब देने की बात आती है तो वीटो पावर का यूज़ करने की बात करता है। दिक्कत है। तो चीन अपनी भूमिका हर तरह से ऐसे बना रहा है कि भारत को दबा के रखा जाए। ये दिक्कत की बात है। हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम पड़ोस में इन्वेस्ट करें, और चाइना धड़ल्ले से कर्जा देता है। तो ये एक चुनौती है। दूसरी बात यह है कि भारत ने ध्यान भी तो नहीं दिया, भारत इग्नोर कर देता है, कभी कभी पड़ोसियों पे ध्यान नहीं देता। जब चाइना की कोई खबर आती है कि चाइना ने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ निवेश कर दिया, फैक्ट्री खोल दी, तब थोड़ी सी सुगबुगाहट होती है, एक हफ्ते 2 हफ्ते चर्चा होगी, फिर बंद हो जाएगी बात। ये दिक्कत है, भारत को ध्यान देना चाहिए। वही बात है आगे कि अब हमें करना क्या चाहिए। आगे की राह क्या है? पहली चीज़ 3C, आप इसे लिख सकते हैं, कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी। 3C पर काम करना चाहिए हमें। हमारा जो है कल्चर वो एक जैसा, अभी हमने बात की, उसे और मजबूत करने की ज़रूरत है। जो वाणिज्य है, जो व्यापार है, उसे और मजबूत करें। बहुत सारी चीज़ें हम आदान प्रदान कर सकते हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कई कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, आप एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लीजिएगा इसको।
बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें कहा जाता है कि साउथ एशिया में आपस में व्यापार करने की बहुत सारी संभावना है, लेकिन उसका बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। हो ही नहीं रहा, व्यापार ही नहीं हो रहा है। करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कई स्तर पे, समाज के स्तर पे भी, कल्चर के स्तर पे भी, और बाकी जो परिवहन का कनेक्टिविटी वो तो है ही। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही संबंध बेहतर होगा। ठीक है, आगे हमने क्या किया है, बहुत सारी परियोजनाएं घोषित कर दी हैं। भूटान में चलती हैं परियोजनाएं, नेपाल में, बांग्लादेश में, लेकिन पूरी नहीं हो रही। ये समस्या है भाई। जब आपने कह दिया कि हम आपके यहाँ जल विद्युत परियोजना लेके आ रहे हैं, या रोड बनवा रहे हैं, या फिर कोई और इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो समय से पूरा करना चाहिए ना। इससे विश्वास कम हो जाता है अगर आप समय से नहीं पूरा करेंगे तो भारत की ये समस्या है कि परियोजनाएं जल्दी नहीं पूरा करता। पड़ोसियों को लगता है इससे बढ़िया तो चाइना यार, वो तो जल्दी कर देता। वो अलग बात है, बाद में फिर वो कहता है कि मेरा पैसा दो, और नहीं तो हम इसको कब्जा करेंगे। ये सही, उसको डेट ट्रैप कहते हैं, उसको अलग से हम पढ़ेंगे। बाकी आगे क्या करें, सॉफ्ट पावर को बढ़ाएं। सॉफ्ट पावर पे एक वीडियो हमने दी है आपको। हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसे और बढ़ाया जाए, और अच्छे संबंध बनेंगे। और बाकी हमारे जो संबंध हैं उसे और बेहतर मधुर किया जाए। जैसे नेपाल के साथ थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा। श्रीलंका के साथ भी समस्याएं थी, सरकार बदली, फिर कुछ ठीक हुआ। मालदीव के साथ भी समस्याएं थी, वहाँ भी सरकार बदली, ठीक हुआ। तो जब मौके मिले ना संबंध बढ़ाने के, बहुत मधुर संबंध हो, ताकि वहाँ की जनता का दिल जीता जा सके। क्योंकि कहीं की भी सरकार हो, वो कोई भी नीति बनाती है ना, तो जनता की जो मूल भावना है उसे ध्यान में रख के, क्योंकि सरकार में बने रहना। अगर जनता के खिलाफ नीति बनाएंगे तो फिर अगली बार नहीं आ पाएंगे। तो वहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए हमें अपने संबंधों को मधुर करना पड़ेगा। ये आगे की राह है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आईआर में इससे संबंधित, पड़ोसियों से संबंधित कोई प्रश्न आए, या विदेश नीति में जहाँ पंचशील की बात आए, इतनी जानकारी आपको बहुत मदद करेगी। आप आसानी से आंसर लिखेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, और सफल होइए। नमस्कार।